चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए इतिहास विषय की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे खिलजी वंश को कंप्लीट पढ़ चुके थे। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने खिलजी राजवंश में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ी और क्या क्या बातें थी आप लोगों के समक्ष जो हमने की थी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जब हम खिलजी राजवंश की चर्चा करते हैं तो यह पहला पार्ट था हमारे खिलजी राजवंश का, जिसके बारे में हमने बेहद ही विस्तार के साथ परिचर्चा को आरंभ किया था। फटाफट से 2-3 मिनट का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा खिलजी राजवंश में कि खिलजी क्रांति क्या होती है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया। खिलजी साम्राज्य देखा, खिलजी थे कौन। तो हमने देखा कि अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी आती है, यहाँ का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने परिचर्चाओं को आगे बढ़ाया। खिलजी के बाद हमने कुछ इतिहासकारों के बारे में चर्चा करी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात करी, इसके नाम देखे, इसके विद्रोह देखे जिसमें सिद्दी मोला का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, रणथंबोर अभियान देखा। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देवगिरी पर आक्रमण हुआ, जलालुद्दीन की हत्या कैसे की गई, जलालुद्दीन के तथ्य क्या थे, नव मुसलमान क्या है, रुकनुद्दीन इब्राहिम देखा, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इसके बाद उपाधियां देखी, इसके कुछ अन्य नाम देखे, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किसने क्या क्या नाम दिए हैं। सारे शिलालेख देखे हमने, फतेहपुर शिलालेख देखा, लेनपुल का कथन देखा, केएस लाल, चार सेनापति देखे, चारों के नाम और चारों की उपाधियां देखी। ठीक है, मलिक काफूर कौन था, अलाउद्दीन की विजय हमने देखी, अलाउद्दीन की गुजरात विजय, रणथंबोर विजय के बाद हमने परिचर्चा करी थी चित्तौड़ विजय के बारे में। चित्तौड़ के बाद मालवा विजय पड़ी, सिवाना पड़ी, जालोर विजय पड़ी, ये हमारी उत्तर भारत की विजय थी। ये जैसलमेर की विजय के बारे में बात करी। अब इसके बाद जब हम पार्ट 2 यहाँ पर देखते हैं, बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड होती है क्लासे। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत की विजय देखी, उद्देश्य क्या था, उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, देवगिरी के बारे में परिचर्चा करी। देवगिरी के बाद काकतीय वंश के बारे में, होयसल के बारे में बात करी, पांडेय के बारे में हमने पढ़ा। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपको वह सारी बातें पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमारा ये जो कोर्स चल रहा है अभी, इस कोर्स का एक ही उद्देश्य है कि आपको कोई मार्केट से किताब खरीदनी नहीं पड़े, एक ही जगह पर सारी तैयारी हो जाए और जो परीक्षा के बदलते हुए परिदृश्य हैं उस अनुसार सवाल आपके आ जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? कुछ राजा थे जैसे नीलोर के मणमा सिंह, उड़ीसा के भानुदेव, मंगलोर के बंकी देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अलाउद्दीन के समय जो विद्रोह हुआ, नौ मुसलमानों का, अकत खान का, मंगू खान, मलिक खान, हाजी मोला का विद्रोह, 4 अध्यादेश पारित किए। अलाउद्दीन की विजयों का क्रम मैंने आपको बताया, मंगोल आक्रमण हुए इनके बारे में बताया, 6 हुए थे, 6 के 6 मैंने आपको बताए, उनके प्रभावों पर चर्चा करी थी, याद करिए, और उसका क्या इफेक्ट रहा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था को थोड़ा सा देखिए, प्रारंभ कब हुआ, स्रोत क्या क्या है, लागू क्यों किया। भाई साहब, सारा जबरदस्त। उद्देश्य क्या थे, बाजार क्या है, इसके बाद अधिकारी कौन कौन से नियुक्त किए गए थे, अध्यादेश कौन कौन से जारी किए गए थे, कितने जारी किए गए, इसके बाद अगर विशेषता क्या थी, है ना, सिद्धांत। अब तक आपने अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में पुस्तकें पढ़ी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था बर अबर सिद्धांत पर आधारित थी, यानी कि प्रगतिशील उत्पादन लागत पर आधारित थी, जिसमें मूल रूप से 7 प्रकार के नियम बनाए गए थे। क्लियर हो गई? चले, इसके बाद हमने विद्वानों के मत, जियाउद्दीन बरनी क्या कहता है, फरिश्ता मौलाना अमीर खुसरो ने क्या कहा। चले, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो हमने यहाँ पर बात करी थी अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत क्या था, है ना, निरंकुश राजतंत्र में विश्वास था यहाँ पर। इसके बाद सैनिक सुधारों की चर्चा करी आप लोगों के समक्ष। सैनिक सुधारों के बाद हमने राजस्व व्यवस्था के बारे में चर्चा करी, रेवेन्यू। ठीक है, पटवारी कानून को, मिल्क व फितरा, 2 नए प्रकार के कर पढ़े, अलई इसका स्थापत्य, चित्रों के माध्यम से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। स्थापत्य रोचक तथ्य पढ़ा, मृत्यु पढ़ी, इसके उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन उमर मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ा, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में चर्चा की थी। तो इस प्रकार हमने एक विस्तार से आपके समक्ष ये पूरा साम्राज्य पढ़ा, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये चीजें आप लोगों तक क्लियर हो गई होगी।
ठीक है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जो आगामी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य आपको इस तरह से तैयार करना है कि परीक्षा हॉल में आप जो हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएं। इसके अलावा हमारा यह जो कोर्स है यह कोई ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल चल रहा हो, नहीं। एक ऐसा कोर्स है जो मूल रूप से आप सभी प्यारे साथियों के लिए उपयोगी ही नहीं बहुउपयोगी साबित होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया? बलबन, केकुबाद, अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक। अनुत्तरित प्रश्न है। स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वह अपने बारे में कहा करता था कि मैं सिकंदर के समान हूं। याद रखिएगा यह अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी घोषित किया था, यह बात याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं विश्व विजय का स्वप्न देखता हूँ, विश्व विजय का स्वप्न देखता हूँ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल अता उल मुल्क के कहने पर विश्व विजय का जो यह ख्वाब था इसे छोड़ देता है। क्लियर हो गई बात? चलो जी। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन रजिया। अनुत्तरित प्रश्न बताओ। बहुत आसान प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद में इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो इसके बाद एक स्थायी सेना थी जिसमें हमने हश्म या मुरत्तब कहा था। 4,75,000 की सेना थी। उस सेना का कम वेतन पर भरण पोषण करना इनका एक उद्देश्य हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखना, स्थायी सेना का भरण पोषण करना। जो सैनिक होते हैं इन सैनिकों का कम वेतन पर भरण पोषण करना उद्देश्य था और यह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किला खोरी के महल में राज्याभिषेक कब हुआ? 1289, 1291, 1290, 1292। अनुत्तरित प्रश्न है। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका दिल्ली के किला खरी महल जिसे कीलूगढ़ भी कहा जाता है, यहाँ पर राज्याभिषेक कब हुआ था? तो याद रखना यह राज्याभिषेक होता है मूल रूप से 13 जून सन 1290 को होता है। और यह घटना जब हुई थी तब जलालुद्दीन फिरोज की जो उम्र थी यह याद रखिएगा 70 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। ठीक है, और इसका ही एक भतीजा था, नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या ये बात क्लियर हो गई? जलालुद्दीन खिलजी को केकुबाद के द्वारा शाहिस्ता खान की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मलिक छज्जू की विद्रोह की नीति। 4-1-3-2, 3-4-2-1, 4-3-2-1, 1-2-3-4। अनुत्तरित प्रश्न है। यहाँ पर हमने आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दे रखी है। आपको यह बताना होगा कि यह घटनाएं जो है वह कब कब शुरू हुई थी। बताओ सर। अगर हम इन घटनाओं की चर्चा करते हैं, जैसे तैमूर के आक्रमण की बात करते हैं, तैमूर का आक्रमण मूल रूप से 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 ईस्वी में किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, मलिक छज्जू के विद्रोह की बात करते हैं तो यह 1290 में हुआ था। और सांकेतिक बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है वह 1303 ईस्वी के बाद आई थी। क्लियर हो गई? कब आई थी? 1303 के बाद आई थी। तो सबसे पहले मलिक छज्जू, फिर बाजार नियंत्रण, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर तैमूर का आक्रमण। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। जब भारत पर तैमूर का आक्रमण होता है, घटना 1398 की है, उस समय तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ करता था। क्लियर हो गई ना बात? ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। चलो इसके बाद याद करिएगा, सही सुमेलित नहीं है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में
खिजर खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की 1504। कन्नौज का युद्ध 1503 और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा है जो सही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। याद रखना सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में जलाल अलाउद्दीन के द्वारा की गई। खिजर खान ने दिल्ली का सिंहासन 1414 में प्राप्त किया। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। कन्नौज का जो युद्ध है ना, यह युद्ध 17 मई सन 1540 को लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। शेर शाह सूरी जीत जाता है और वह द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह युद्ध लड़ा गया 17 मई 1540। एक तरफ था शेर शाह सूरी और दूसरी तरफ था मुगल सम्राट हुमायूं। हुमायूं हार जाता है, शेर शाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। बताओ क्या ये बात क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन, फिरोज शाह। अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा राजा भारत के इतिहास का जिसने यह कहा कि राज्य जो है वह कभी भी एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत गजब की बात थी सर। उस समय भारत में इस तरह की बात कहना जब कट्टरपन अपने चरम पर था, उस समय यह बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश का संस्थापक था और यह कहता है कि राज्य कभी भी एक इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। राज्य वास्तविकता में जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न, यह सुल्तान के अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता में। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। अनुत्तरित प्रश्न, अधिराजत्व का मतलब है कि आप जीत लेते हैं और जीत करके जो है वह राजस्व वसूल करते हैं, और प्रभुसत्ता का मतलब है कि आप जीत लेते हैं और जीत करके जो है वह क्या करते हैं, तो याद रखिएगा ये शासन करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक ऐसा राजा जो मूल रूप से अधिराजत्व में विश्वास करता था और प्रभुसत्ता में विश्वास नहीं करता था, यह नीति अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत के राज्यों के खिलाफ अपनाई थी। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे दक्षिणी भारत के एक राज्य जीता देवगिरी, उसके बाद काकतीय जीता, होयसल को जीता था, फिर पांडे को जीता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? देवगिरी को जीता तो राजा रामचंद्र था। ठीक है, देवगिरी बाद काकतीय का प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, फिर होयसल वीर वल्लभ तृतीय था, और उसके बाद पांडे था वीर पांडे। क्लियर हो गई? वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? द्वितीय सिकंदर डेट इज सेकंड सिकंदर की उपाधि धारण की। बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक। बताओ एक ऐसा राजा जिसने कभी एक उपाधि धारण करी द्वितीय सिकंदर की, मूल रूप से विश्व विजय का स्वप्न देखा करता था और इसीलिए यह उपाधि धारण की गई। यह पहला प्रश्न भी यही था और इसी का एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं सिकंदर शानी। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। अनुत्तरित प्रश्न, दिल्ली का एक ऐसा राजा कौन था जिसने दक्कन, दक्कन का तात्पर्य होता है दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत को जीत लिया था? कौन है ऐसा राजा? बताओ। मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी है जिसने दक्षिणी भारत को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जो इतिहास में उसे मलिक काफूर कहते हैं। इस मलिक काफूर ने ही दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की थी। मलिक काफूर को गुजरात की खंबैत की खाड़ी से 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, याद रखिएगा। मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत में रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था, और कहीं न कहीं जब पांडे साम्राज्य पर आक्रमण किया तो वह मलिक काफूर का सबसे सफल आक्रमण माना जाता है धन प्राप्ति की दृष्टि से। यानी कि पांडे साम्राज्य से मलिक काफूर को बेताशा पेशा प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गई? अगला प्रश्न और रोचक है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी भारत पर पहला अभियान कब हुआ? 1306,
1299, 1296, 1309 अनुत्तरित प्रश्न। सर यहां पर यह नहीं कहा गया है कि हम सुल्तान अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई? हम केवल अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं। इस समय भारत का राजा जलालुद्दीन खिलजी था। वह अलाउद्दीन को 1296 में भेज देता है देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। और देवगिरी का इस समय शासक प्रताप रुद्र सॉरी माफी चाहूंगा रामचंद्र देव था, जिसका नाम रामदेव भी मिलता है। वह पराजित हो जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, लेकिन जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत पर आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य मूल रूप से दक्षिणी भारत को जीतना बिल्कुल भी नहीं था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करके केवल और केवल धन प्राप्त करने की लालसा रखा करता था। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, हरिवर्मन, काकुस्थ वर्मन, रामचंद्र देव? अनुत्तरित प्रश्न। देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी पर मूल रूप से वैसे तो 1307 पर आक्रमण किया था। अगला उसके पहले 1296 में आक्रमण कर चुका था। शासक था रामचंद्र देव, जिसे हम इतिहास में रामदेव भी कहते हैं। चलो अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, वीरवल्लभ, सुंदर पांडे? अनुत्तरित प्रश्न। राय रायन की उपाधि थी, एक सोने का छत्र प्रदान किया था और शाही वस्त्र उसके लिए भेजे थे। क्या बात क्लियर हो गई? यह बहुत गजब का प्रश्न है। साथ ही गुजरात में नौशारी की जागीर भी प्रदान की थी और यह था रामचंद्र देव। कौन है यह? देवगिरी का शासक। इसे क्या क्या दी गई? राय रायन की उपाधि दी गई, इसे स्वर्ण छत्र दिया गया। इसके अलावा इसे गुजरात में एक जगह पड़ती है नौसारी की जागीर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौशारी की जागीर और राय रायन की उपाधि दी थी? वापस वही प्रश्न है। देवगिरी का रामचंद्र देव। ठीक है, इसे यह सब चीजें प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सही नहीं है? भू राजस्व में वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली, मध्य निषेध, सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना? अनुत्तरित प्रश्न है। हमने अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार पढ़े, अलाउद्दीन खिलजी का हमने जो है राजस्व सुधार पढ़ा, तो हमने यह सब चीजें वहां पर पढ़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में वृद्धि की थी। 1/3 जो कर लिया जाता था उसके बजाय 1/2 कर दिया, यानी कि 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50 कर दिया। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था। मद्य निषेध यानी कि शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। इसके अलावा जो है सैन्य अधिकारियों को जागीर नहीं अपितु उन्हें नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने और कहीं ना कहीं सैनिकों का हुलिया रखने की परंपरा भी शुरू की थी। क्लियर हो गई? चलिए, खिजराबाद जो है वह किस एक स्थान का नाम किया गया? रणथंभौर, एलिचपुर, चित्तौड़, मारवाड़? अनुत्तरित प्रश्न है। चूंकि यह क्लास ऐप पर लाइव चल रही है और यह यूट्यूब पर भी आएगी तो प्रचार प्रसार करना तो बनता है। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? सर याद रखना चित्तौड़ सही जवाब रहेगा। देखो एक बात याद रखो, गुप्तचर जो होता है ना इसे कहा जाता था इस समय बरीद। ठीक है, और एक शब्द आता है बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचरों का बरीद ए मुमालिक या दीवान ए बरीद। ठीक है, इस तरह से शब्द आता है। चलिए, तो प्रचार प्रसार बेहद आवश्यक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे और करना चाहते हैं इतिहास विषय की शानदार तैयारी, तो फिर देरी किसी भी बात की नहीं है। आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इतिहास विषय का कोर्स आप ले सकते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, नए पैटर्न पर आधारित है, पूरी तरह से लाइव क्लास है, डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रिंटेबल नोट्स है, कंप्लीट कोर्स है, टाइम बाउंड है, इसी के साथ यूजफुल है यह जितने भी पीजीटी एग्जाम आप दे रहे हैं।
तो देरी किस बात की, आज ही आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको सारी जानकारियां देखने को मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद, रिपीटेड प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, 1303 की बात है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बरनी के अनुसार उद्देश्य क्या था? विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, जनसामान्य की समृद्धि और कल्याण, किसानों की संपन्नता, व्यापारियों को दंडित करना। अनुत्तरित प्रश्न, बहुत गजब का विकल्प है सर इसका, बताओ। सर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जियाउद्दीन बन्नी कहता है कि विशाल स्थायी सेना थी 4,75,000 की, जिसे हमने हश्म ए मुरत्तब नाम दिया। उस स्थायी सेना का कम वेतन में भरण पोषण करना अलाउद्दीन खिलजी का एक उद्देश्य था, इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्लियर हो गई बात? चलो सर, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया? वही प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी। ये मैं बता दूं, एक भी प्रश्न रिपीटेड इसलिए बार बार आ रहे हैं क्योंकि यह प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे ये प्रश्न है, यह उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2015 में आया था। इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो टीजीटी एग्जाम 2005 का है। अगला जो प्रश्न आएगा वह कहीं ना कहीं यूपी पीजीटी एग्जाम 2013 का होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था अर्थात आर्थिक अधिनियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जन कल्याण, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना, हिंदू सौदागरों या व्यापारियों पर कंट्रोल, अवैध व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ साहब। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत करी, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो भैया याद रखना, सीमित वेतन में अपने सैनिक अधिकारियों को संतुष्ट करना। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अपने सैनिकों को जो 234 टन का वार्षिक वेतन दिया करता था। अगर आप एक घोड़ा अतिरिक्त रखते हैं तो आपको 78 टन का अतिरिक्त मिलता था। ज्यादा वेतन मिलता था। अब सारा मिलाकर 8 और 4 12, हंसी लगे 1 4 3 4 7 11, तो कुल मिलाकर के 312 टन का वेतन मिलता था, ठीक है ना। ये हो गया। अगर हम कैलकुलेट करते ना तो मेरे दोस्त आप जान करके ताजुब होंगे, 19.5 टन का मासिक वेतन था सर, केवल। आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर निकालिए, सब अपने तो हाथ की ही बात है। देखो कितना वेतन मिल रहा है सर, 234 टन का। कितने महीने? 12, ये 19.5 महीने। 19.5 रुपया मासिक, 19.5 टन का मासिक वेतन। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसे शुरू करने वाला कौन था? सर याद रखना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं थी ना सर, उन वस्तुओं का मूल्य तय कर दिया गया। मूल्य तय कर दिया। अब यह मूल्य किन किन का तय किया गया, तो इसकी जो सूची है
ये सूची भाई बर्नी ने दिए है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में पूरी लंबी लिस्ट जोड़ी दी है ना, लिस्ट दी है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं और उसका क्या क्या मूल्य रहेगा। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न देखो भैया, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? हिंदुओं को सजा देना, एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, जनता की संतुष्टि हेतु अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना। और अनुत्तरित प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? बताओ भाई साहब कि अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर ऐसा क्यों किया। देखो भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी ने, स्वाभाविक बात है, बहुत अच्छे से कुछ बातें समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी आर्थिक सुधार किए हैं, यह सारे आर्थिक सुधार अपने सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए, क्योंकि सैनिकों को वेतन कम मिलता था, तो कम वेतन पर सेना का भरण पोषण हो सके, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह सारे सुधार लागू किए। अब मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्यों किया कि वो सैनिकों को कम वेतन देता था? क्योंकि वो पूरे भारत को जीतना चाहता था। जब आप अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अलाउद्दीन की सैनिक सुधार पढ़ते हो ना, तो हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को व्यस्त रखने के लिए पूरे भारत पर आक्रमण किए थे। और जब सेना को जो है विशालता को बनाए रखना है, तो आपको आर्थिक साधन की आवश्यकता पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको एक साम्राज्य विस्तार करना है तो विशाल सेना चाहिए, और उस विशाल सेना की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आर्थिक साधन चाहिए। क्लियर हो गई? तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन था? जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। अनुत्तरित प्रश्न है। हजार दिनारी कहलाता है सर, गुजरात की खंबात की खाड़ी से लाया गया था, ये बात याद रखना। और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय था। क्या कहलाता है? हजार दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहां से प्राप्त हुआ था? वाह, द्वार समुद्र, मालवा, गुजरात, रणथंबोर। अनुत्तरित प्रश्न। अब की बार तक मैंने कहीं बार जिक्र किया है कि भैया यह खंबात की खाड़ी से प्राप्त हुआ था, खंबात की खाड़ी से प्राप्त हुआ था, खंबात की खाड़ी से प्राप्त हुआ था। अरे ये खंबात की खाड़ी है कहां पर? तो याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी पड़ती है गुजरात में। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ है? याद रखिएगा, गुजरात में है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? मलिक काफूर के जो दक्षिण अभियान थे, उनका सबसे आधिकारिक, आधिकारिक का मतलब होता है ऑफिशियल वर्णन दिया है। सर, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इसामी, जियाउद्दीन बर्नी। अनुत्तरित प्रश्न है। बढ़िया है जी। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाइए तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा कौन सा लेखक है जो मलिक काफूर के साथ उसके दक्षिणी भारत गया था और दक्षिण भारत के अभियानों का आंखों देखा वर्णन दिया? इसके अलावा उसने वहां के बाजारों का वर्णन किया। तो ये नाम याद रखिएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो होता है। ठीक है, अमीर खुसरो जो है यह दक्षिणी भारत गया था। दक्षिणी भारत जाकर के वहां के बाजारों का वर्णन देता है। यह वहां के बाजारों का क्या देता है? वर्णन देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इसकी पुस्तक की, तो इसकी पुस्तक का नाम आता है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। और इसी के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं तारीख ए अलाई। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न। मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा? बलबन, जियाउद्दीन बर्नी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, रजिया सुल्तान। अनुत्तरित प्रश्न है। पूरा खिलजी साम्राज्य जो है ना भारत के इतिहास का, वह अलाउद्दीन खिलजी के इर्द गिर्द घूमता है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? पूरा आपने बिल्कुल सही सुना है।
एक काजी हुआ करता था, नाम था मुगिसुद्दीन। उससे कहता है कि मौलाना मुगीज, न तो मुझे ज्ञान है न मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूँ जो उनकी और राज्य की भलाई के लिए आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि शरीयत इसकी आज्ञा प्रदान करता है नहीं करता। मैं नहीं जानता अंतिम निर्णय के दिन खुदा मेरे साथ जो है वह क्या करेगा, क्या व्यवहार करेगा। मैं नहीं जानता कि क्या कानूनी है और क्या आवश्यक है, क्या गैर कानूनी है। मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानूनी बनाता हूँ। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न। किसने कहा मुझे शरा की चिंता नहीं है? शरा यानी कि शरीयत। और मूल रूप से शरीयत क्या होती है तो ये मैं आपको बता देता हूं। यह होती है आपके इस्लामी कानूनों की पुस्तक। शरा तो अलाउद्दीन खिलजी स्पष्ट कहता है मैं नहीं, मैं जानता कि शरा क्या है और मैं उसकी चिंता भी नहीं करता। ठीक है, चलो। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? दीवान रियासत, बरीद मंडी, शहनाई मंडी, दरोगाए मंडी। अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। याद रखिएगा, इसमें दरोगाए मंडी जो है ना, यह अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जैसे बाजार की देखभाल का काम जो है दरोगा रियासत करता था। सहनाए मंडी बाजार का अधीक्षक हुआ करता था और बरीद मंडी जो है यह गुप्तचर हुआ करता था। क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है इसका प्रभारी कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन था? अमीर एकोही, आरिज मुमालिक, शहनाई मंडी, दीवान आरिज। अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई। कोर्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सर याद रखना, शहनाई मंडी यह हुआ करता था। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता आवंटन करना बंद कर दिया? ठीक है, भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत आपको पता होगा इल्तुतमिश ने की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? चलो। नासिरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था वह अलाउद्दीन खिलजी था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक। अनुत्तरित प्रश्न है। इस प्रथा को हम दाग हुलिया प्रथा भी कहते हैं। हुलिया का मतलब होता है डिटेल रखना, बायोडाटा बनाना, और दागने का मतलब होता है फोर्स करना, निशान बना देना। ठीक है, इस प्रथा की शुरुआत सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने की थी ताकि सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो ये थी मेरे प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं आप सभी प्यारे साथियों के साथ। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ऑनलाइन कोर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताइएगा। और जुड़िए हमारे साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल काव्य क्लासेस कोटा है और चंदू सर की क्लास है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।